चलिए, तो हम पधार गए हैं आज आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 11 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। एक पार्ट से लेकर के 4 पार्ट तक की अगर बात की जाए तो उसको तो हमने आपको आंसर सहित क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन यूनिट 5 से अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई समस्या होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, उसका आंसर आपको टेलीग्राम पर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 यानी इकाई 5 जो है उसका नाम है संगठन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप सारे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चंस तो हैं ये, है ना, कि अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में आप अंतर बताइए। ठीक है ना, मतलब डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कार्यात्मक संगठन संरचना और प्रभागी संगठन संरचना में अंतर बताइए। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है ना। इसी तरीके से अधिकार अंतरण क्या है, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना, राइट इट्स इम्पोर्टेंस। हाँ, इसका इम्पोर्टेंस भी आपको देखना है और इसके एलिमेंट्स मतलब कि तत्व भी आपको देखने हैं। विकेंद्रीकरण क्या है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट इट्स एडवांटेजेस। इसके बाद है औपचारिक संगठन के 2 गुण और 2 दोष बताने हैं, मतलब कि 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस बताने हैं आपको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संगठन किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद क्वेश्चन है संगठन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कार्यात्मक संगठन संरचना के लाभ लिखिए, है ना, कार्यात्मक संगठन संरचना के लाभ लिखिए, मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके एडवांटेजेस हैं। फिर रेखा संगठन और रेखा तथा कर्मचारी संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, उसमें अंतर, लास्ट अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर। लेकिन बात मैं करना चाह रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन आपके पास समय जैसा कि कम है और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसमें, उस पर टिक लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, मतलब 2 मार्क्स में अगर आएगा कि औपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप जो भी आपने अंतर में पूरा याद किया है 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स, उन्हीं को आप पैराग्राफ बना करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कार्यात्मक संगठन संरचना और प्रभागी संगठन संरचना में अंतर। ये तीनों अंतर जो मैं याद करा रहा हूँ, अंतर याद कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इस तरीके से टोटल 6 टॉपिक पर आप लोगों से, मतलब आपकी सहमति बन जाएगी, आपको ये सब चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है यहाँ पर, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लाभ लिखिए। विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस पर टिक कर लीजिए। मैं इसको हटा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ है। हाँ, इसके बाद है आपका ये कार्यात्मक संगठन संरचना, मतलब कि नीचे से आपका थर्ड क्वेश्चन है और नीचे से ही आपका सेकंड क्वेश्चन है। रेखा संगठन, रेखा तथा कर्मचारी संगठन, बल्कि रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये देख लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस पे आप देख सकते हैं, संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कार्यात्मक संगठन संरचना के लाभ, मतलब कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इन 5 क्वेश्चंस पर, 5 नहीं 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 6 क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 6 पर। उस यूनिट 6 का नाम है नियुक्तिकरण, मतलब कि स्टाफिंग। ठीक है ना, अब स्टाफिंग वाले चैप्टर में कुल इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण और विकास में अंतर समझिएगा इसमें।
प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर, भर्ती एवं चयन में अंतर, ये दो आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, जिसमें से सबसे पहले आप याद करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे जो लग रही है वो तो प्रशिक्षण और विकास में अंतर के संबंध में लग रही है। इसके बाद तीसरा आप इसमें से फिर पढ़ने वाले हैं प्रशिक्षण की विधियाँ, भर्ती के आंतरिक स्रोत। देखिए, भर्ती के आंतरिक स्रोत देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर, भर्ती और चयन में अंतर, भर्ती के आंतरिक स्रोत। एक क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो वो क्वेश्चन है आपकी चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसके बाद यहाँ पे 4 इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि भर्ती के 4 आंतरिक स्रोतों की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद प्रशिक्षण की विधियों की जो मैं बात करता, आप इसको भी देख लेंगे अगर, तो इसी में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से दूर प्रशिक्षण क्या है, आप उसमें अंतर लिख सकेंगे। मतलब डिफरेंस बिटवीन है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से इसमें कितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 5। प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस, फिर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की विधियां, भर्ती के 4 इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस ज़्यादा पूछे जाते हैं और कई बार ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है कि आंतरिक स्रोतों से भर्ती करना ज़्यादा सस्ता और सुगम होता है। मतलब कि जो खर्चीली पद्धति, अगर अपन बाह्य स्रोतों से भर्ती कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से, तो हमारे लिए ज़्यादा खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है। इंटरनल सोर्सेस से अगर अपन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कम खर्चीला होता है। तो उसके बारे में भी आपसे बताने को कहा जा सकता है, तो अगर आप इसको समझेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में इसको भी बता सकते हैं। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने अलग से बताया, चयन की प्रक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 आपका निर्देशन है, मतलब डायरेक्टिंग या डायरेक्शन। डायरेक्शन में जो हमने प्रश्न सेलेक्ट किए हैं वो हैं कुल इतने। अब डायरेक्शन वाले चैप्टर से जो आपको मुख्य रूप से प्रश्न पढ़ने हैं, उन प्रश्नों में सबसे पहला तो आप पढ़ने वाले हैं, अरे यार, सबसे पहला प्रश्न आप पहला ही पढ़ने वाले हैं। एक अच्छे नेता के आपको गुण बताने हैं। एक अच्छे नेता के गुण बताइए, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर आपको बतानी है, ठीक है ना। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे नेता के आपको गुण बताने हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निर्देशन के तत्व बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। देखिए, संगठन वाले चैप्टर में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल मतलब औपचारिक संगठन था, लेकिन यहाँ पे संप्रेषण है। दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन, एक अच्छे नेता के गुण, निर्देशन के तत्व और औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर। इसके बाद आपको बता दें पर्यवेक्षक के कार्य, फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षक के कार्य। अच्छा, यही बता दें, ये पर्यवेक्षक के कार्य भी आ जाता है और पर्यवेक्षण का अगर पूछा जाता है, मतलब सुपरविजन अगर पूछा जाता है तो भी यही आ जाता है। ये तो सुपरवाइजर के फंक्शंस हैं, लेकिन अगर सुपरवाइजर की जगह पर सुपरविजन कर दिया जाता है, पर्यवेक्षक की जगह पर पर्यवेक्षण कर दिया जाता है, तो भी आपको यही आंसर लिखना है, मतलब इसी प्रश्न का आंसर ही आपको लिखना है, ठीक है ना। हाँ, अलग से अगर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर मौद्रिक अभिप्रेरणा और गैर मौद्रिक या अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर भी याद कर सकते हैं। इसको वित्तीय अभिप्रेरणा और गैर वित्तीय अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब फाइनेंसिंग इंसेंटिव और नॉन फाइनेंसिंग इंसेंटिव के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मॉनिटरी मोटिवेशन और नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। आप इस क्वेश्चन को भी एक्स्ट्रा के में याद कर सकते हैं। ये थे हमारे 7 यूनिट के क्वेश्चंस। अब हम पढ़ने बताने जा रहे हैं आपको यूनिट 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 8 जो है वो है नियंत्रण। नियंत्रण का तात्पर्य है आपका कंट्रोलिंग से। नियंत्रण वाले चैप्टर के लिए इसमें क्वेश्चन कम है, लेकिन मैं आपको 2 क्वेश्चन अतिरिक्त रूप से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इन 5 क्वेश्चन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक तो आदर्श नियंत्रण की प्रणाली। आदर्श नियंत्रण या श्रेष्ठ नियंत्रण प्रणाली की विशेषता, मतलब
राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड या आइडियल प्लानिंग, आइडियल कंट्रोलिंग सिस्टम। आइडियल कंट्रोलिंग सिस्टम जो होगा, एक श्रेष्ठ नियंत्रण प्रणाली जो होगी, उसकी आपको क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। इसके बाद नियंत्रण की विधियां, पद्धतियां पूछी जाती हैं या तकनीकें पूछी जाती हैं, टेक्निक्स पूछी जाती हैं यहाँ पर आपसे, है ना। तो नियंत्रण मतलब नियंत्रण करने की आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी हैं, मतलब मॉडर्न टेक्निक कौन कौन सी हैं, और क्लासिकल तकनीक कौन कौन सी, क्लासिकल टेक्निक यानी कि आधुनिक प्रणाली भी आपको याद करना है और परंपरागत प्रणाली भी याद करना है, जिसके माध्यम से नियंत्रण किया जाना संभव होता है। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हूँ ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इनकी संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास समय कम है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़िए, लेकिन अगर आपकी तैयारी पहले से भी अच्छे से चल ही रही थी, आपने एक तरफ से पूरी किताब पढ़ी है, तो फिर बाकी क्वेश्चन को भी थोड़ा थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये तीन क्वेश्चन इसमें हमने बताए हैं। इसके अलावा दो क्वेश्चन जो है, नियंत्रण की प्रक्रिया आता है, आजकल पूछा जाता है ना, मतलब प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की प्रक्रिया, ये आपका अगला प्रश्न रहेगा। और रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है, व्याख्या करने के लिए आता है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है, नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। एक तो नियंत्रण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग, और एक नियोजन नियंत्रण में क्या संबंध है, इसके बारे में, ठीक है ना। तो 3 और 2 5 क्वेश्चन हमारे तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा से लिखे हो इनको भी देखना है, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि आप जो भी कमेंट बताएंगे, हिंदी मीडियम के भी आंसर हम उपलब्ध करा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी करा सकते हैं आपको इसकी फोटोग्राफ्स। हाँ, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, और फिर आंसर आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम की टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक जो है इस वीडियो में नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, इसमें तो आप देख लीजिए। चलिए हम पहुँच गए हैं चैप्टर 9 पर, यूनिट 9, जो कि है वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। हाँ, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाँ, अब इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, सबसे पहली बात तो ये पहला प्रश्न, सबसे पहला, स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्वों की बात हो रही है ना। स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, और सेम टू सेम क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। ये दोनों क्वेश्चन में मुझे तो ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है ना। मतलब फैक्टर अफेक्टिंग या फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, है ना, अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग या फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्थायी पूंजी है, ये कार्यशील पूंजी है। अकाउंट में जो आप पढ़ते हैं वो स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी होती है। कई बच्चे अकाउंट का जो डिफरेंस याद करते हैं, स्थायी पूंजी मतलब स्थायी पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर, वही अंतर यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि गलत बात है। आपको बता दें, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी दोनों अलग अलग, मतलब स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों अलग अलग, स्थायी पूंजी कार्यशील पूंजी ये अलग टॉपिक है, और परिवर्तनशील पूंजी वाला वो जो टॉपिक है वो अलग है। तो फिलहाल स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। यहाँ पर कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, दोनों का आंसर लगभग लगभग सेम ही है ना। बस स्थायी पूंजी की मात्रा, थोड़ी स्थायी पूंजी बड़ी पूंजी होती है जो स्टार्टिंग में लगाई जाती है, कार्यशील पूंजी व्यापार में जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो मध्य में, वर्ष के मध्य में लगाई जाती है, वो आपकी कार्यशील पूंजी होती है। हाँ, बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका ये, आदर्श या श्रेष्ठ वित्तीय योजना की विशेषता बताइए। आदर्श या श्रेष्ठ वित्तीय योजना की विशेषता बतानी, मतलब कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल प्लान। नियोजन की विशेषता भी एक तरीके से बताई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही वित्तीय योजना की या वित्तीय नियोजन की बात हो रही। तो वित्तीय नियोजन बोले चाहे वित्तीय योजना बोले, फाइनेंशियल प्लानिंग बोले चाहे फाइनेंशियल प्लान बोले, ठीक है ना, सबका आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर सेम ही होगा।
चलिए आगे बढ़ें अगर हम, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वित्तीय प्रबंध, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों की बात यहाँ पर की जा रही। तो हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये दोनों हैं। स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, और दूसरी बात है कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। ठीक है ना, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। बाकी एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है कि आदर्श या श्रेष्ठ वित्तीय योजना की विशेषता और वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। इकाई 10 विपणन में आ रहे हैं। अच्छा, जो पहले आपकी, अगर आपके पास ओल्ड बुक होगी तो वहां पर एक व्यवसायिक वित्त करके रहेगा चैप्टर, वो हट चुका है। ओल्ड बुक में ये चैप्टर यूनिट 11 पे है, लेकिन नई बुक की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर यूनिट 10 पे आ गया है। यूनिट 10 में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। यूनिट 10 पे वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही नज़र आ रहे हैं, चलिए फिर भी देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो इसके आप अंतर जरूर पढ़ेंगे। एक तो हो गया है विक्रय और विपणन में अंतर। चलिए इसको इस तरीके से देख लेते हैं, अगर समझ नहीं है तो फिर मैं स्क्रीनशॉट के लिए बड़ा कर दूंगा इस पेपर को। मतलब सबसे पहली बात इसमें तो एक है कि विक्रय और विपणन में अंतर आपको पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। दूसरी बात है ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में अंतर पढ़ना है आपको, डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में भी आपको अंतर पढ़ना है, मतलब एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। और एक अंतर और आपको यहाँ पर देखना है, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। इस साल के लिए इन तीनों के अपेक्षा मुझे उस पर ज्यादा भरोसा लग रहा है। कौन सा अंतर है, विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय, या वैयक्तिक विक्रय भी लिखा मिलता है आपको। एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग की बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग की बात हो रही है, इस पे आपको अंतर याद करना है। ठीक है ना, इसके बाद आपका जो है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेबलिंग के लाभ बताइए, पैकेजिंग के लाभ बताइए, और एक है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। इतने क्वेश्चंस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बाकी तो फिर ठीक ही है ना, कि 3 ये डिफरेंस, एक चौथा ये डिफरेंस। ब्रांड के बारे में भी समझ सकते हैं कि ब्रांड क्या है, एक अच्छे ब्रांड के नाम का चयन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आप इतने क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट यूनिट में पहुंचते हैं। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट 12 है, नई बुक के अकॉर्डिंग यूनिट आपकी 11 है। तो नई बुक के अकॉर्डिंग ही अपन देखते हैं, है तो आपकी लास्ट यूनिट 11 यूनिट। ठीक है ना, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण का तात्पर्य है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के संबंध में एक एक्ट बनाया गया है 1986 में, 1986 में। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सबसे पहली बात है, अगर बात की जाए तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर पहला ही, उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य। उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका उपभोक्ता संरक्षण के साधन, तरीके, और एक ये कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके दायित्व क्या क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या क्या है, मतलब राइट्स ऑफ कंज्यूमर और ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर की बात हो रही है। इसके बाद बात आती है इको मार्क स्कीम क्या है ना, इसको जरूर पढ़ लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, देख हाँ है तो सॉरी, उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए भैया, उपभोक्ता की परिभाषा जरूर लिख दीजिए कि कौन कौन से व्यक्तियों को या किसे उपभोक्ता कहा जा सकता है या माना जा सकता है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मुख्य रूप से अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फोकस करेंगे आप इसमें कि उपभोक्ता क्या है, सेकंड इको मार्क स्कीम क्या है, और थर्ड एंड फोर्थ की बात की जाए तो उपभोक्ता के अधिकार और उपभोक्ता के दायित्वों पर आप चर्चा करेंगे। हाँ, इसके बाद आप एक ये भी देख सकते हैं 1986 उपभोक्ता संरक्षण 1986 क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। इस 1986 पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। तो सारे क्वेश्चंस का जो भी आपको याद रहेगा वो सब का सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ जो छूट रहा है, तो आपको बता दें कि उपभोक्ताओं के लिए मतलब फोरम, त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे पहले होती है एक जिला फोरम,
फिर होता है राज्य आयोग, फिर होता है राष्ट्रीय आयोग, ठीक है ना। जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की बात की जा रही है। जिला फोरम मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात हो रही है, उसके बाद स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, इसमें बदलाव आ चुके हैं लेकिन आपकी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 1 रुपए से, जीरो छोड़ देते हैं, 1 रुपए से लेकर के अगर 20 लाख रुपए तक की कोई भी समस्या आती है, आपको ऐसा लगता है कि आप ठगे गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जिला फोरम में शिकायत करनी चाहिए। 20 लाख 1 रुपए से आगे बढ़ें और 1 करोड़ रुपए तक अगर आपका कोई मामला है, तो ऐसी कंडीशन में आप राज्य आयोग में अपनी शिकायत यानी स्टेट कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और 1 करोड़ रुपए से अधिक के जो मामले होंगे वो सीधे कहाँ जाएंगे, राष्ट्रीय आयोग मतलब नेशनल कमीशन के पास जाएंगे। हाँ, एक बात और, आपका कोई मामला है 10 लाख रुपए तक की आपको किसी ने हानि पहुंचाई है और उसकी शिकायत आपने की जिला फोरम में, लेकिन अगर आपको न्याय नहीं मिला तो ऐसी कंडीशन में आप राज्य आयोग में जा सकते हैं, वहां पर भी न्याय नहीं मिला तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं, राष्ट्रीय आयोग में जा करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये कुछ बातें हैं। अगर आपको इस सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। ये हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था की बात की जा रही है, इस न्याय व्यवस्था के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आज शाम की क्लास में शाम को लाइव क्लास रहेगी जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आपसे चर्चा की जाएगी, मतलब मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आपको देने हैं। शाम की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।